हेलो एवरीवन। आज हम सीजी बोर्ड 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जो यूनिट फर्स्ट है आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे और बेसिक से इंट्रोडक्शन रहेगा आज की क्लास में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं ध्यान से। बस आज का क्लास रहेगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा यूनिट क्या है। तो यूनिट का नाम क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिट है हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहले लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी का मतलब समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिर अपन क्या करेंगे हिंदी में धीरे से आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से ब्रेक करो तो दो आपको वर्ड्स मिलेंगे, एक इलेक्ट्रो और दूसरा क्या, स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज। एक मिनट ना, यहाँ पास आप देख पाएंगे इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, एट रेस्ट, है ना। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, रुका हुआ आवेश। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो इसका मतलब होता है क्या, रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश। ठीक है, रुका हुआ आवेश। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका अगर डेफिनेशन हम एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी का भौतिकी के वह शाखा जिसके हम भौतिकी के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। रुका हुआ आवेश या स्थिर आवेश के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। वास्तव में इसमें दो चैप्टर्स हैं, स्थिर वैद्युतिकी में हमारे दो चैप्टर्स आएंगे, है ना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इसमें आएगा। तो आज हम जिसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा वो होगा हमारा क्या, चैप्टर नंबर 1। तो हमारा चैप्टर नंबर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमारा पहला चैप्टर है, पहला अध्याय बोलना चाहिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आवेश होता क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आवेश के बारे में, कि आवेश होता क्या है ना। ठीक है, तो आवेश को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ ना, उसी से समझेंगे कि आवेश है क्या चीज़। मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे आप खड़े हो, है ना, ऐसे खड़े हो। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो पृथ्वी आपको एक बल से आकर्षित कर रही है, ठीक है, जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। ये पृथ्वी का सेंटर है, ऐसे इस इधर आकर्षित कर रहा है ये। तो गुरुत्वाकर्षण, तो पृथ्वी आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके आपको पकड़े हुए हैं, है ना। अगर आप अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा रही तो आप बोलेंगे पृथ्वी के पास द्रव्यमान है ना, इसके पास क्या है, मास है, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, इसलिए पृथ्वी आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकता है। अगर मैं पूछूं आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरे पास भी द्रव्यमान है ना, आप बोलोगे मेरे पास भी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, मेरे पास भी द्रव्यमान है, इसलिए मैं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा हूं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करने के लिए हमें जिस जिस गुणधर्म की आवश्यकता होती है वो होता है द्रव्यमान। वैसे ही दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र, है ना, एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और या तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए या विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए, या फिर कहीं पर पहले से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है तो उनको अनुभव करने के लिए हमें जिस गुणधर्म की आवश्यकता होती है उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कि आवेश क्या है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आवेश का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।
उत्पन्न करती है तथा इनके प्रभावों को अनुभव करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? आवेश। चलो अब इस लाइन को एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, जो लिखे हैं ना उसको एक बार और समझा देता हूँ मैं। ये जो चीज लिखा है यहाँ पास, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा उनके प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। पहले से हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास पहले से क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास पहले से क्या है, इसको विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या होगा देखो, अब क्या करो तुम, यहाँ से एक उदासीन वस्तु लो, यहाँ से हम एक उदासीन वस्तु लेंगे। ये रहा एक उदासीन वस्तु, यहाँ से उदासीन वस्तु ले। ठीक है, और इसको क्या करूँ मैं, इसको यहाँ से पास कराऊँ, इस विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से पास कराऊँ। तो इस विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से पास कराने से क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से पास कराने से होगा क्या, ये ना सीधा निकल जाएगा ऐसे, ये सीधा निकल जाएगा, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पास क्या लूँ, एक आवेशित वस्तु लूँ, एक आवेशित वस्तु ले लूँ, तो आवेशित वस्तु लेने से क्या होगा, अगर मैं आवेशित वस्तु लूँगा ना, तो ये क्या करेगा, आवेशित वस्तु लेने से ये ऐसा आएगा, आने के बाद ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा, ये आवेशित वस्तु जब इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र के द्वारा कुछ न कुछ बल इस आवेशित वस्तु पर लगाया जाएगा, जो उस वस्तु को उसके मार्ग से विक्षेपित कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। और ये चीज़ यहाँ पास लिखे हो कि इनके प्रभाव का अनुभव करता है ना, ये आवेशित वस्तु है तो इनके प्रभाव को अनुभव किया, तभी तो यहाँ से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया इधर, है ना। ठीक है, तो ये है क्या तुम्हारा आवेश का डेफिनेशन, कि आवेश क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज देखते हैं। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, इसमें ये चीज सीखेंगे, है ना। ठीक, देखते हैं, मान लेते हैं हम सोडियम को लेके चलते हैं ना, ये रहा हमारा सोडियम। सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8 और 1। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा, हानि करना पड़ेगा, है ना, दान करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तब क्या होगा, इसका अष्टक पूरा होगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 होगा। पहले जब इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ था तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 था। प्रोटॉनों की संख्या कितना था, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें क्या था, 11 था। अब अष्टक पूरा होने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितना है, अभी भी 11 है। ठीक है, तो ये जो यहाँ बस कमी आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन का,
है ना, उस एक इलेक्ट्रॉन का जो कमी आपको दिख रहा है उसको लिखते हैं यहाँ पास, उसको लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, है ना, इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद वस्तु क्या हो जाती है, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, Na+1। सेम इसी प्रकार लेते हैं क्या है, क्लोरीन। ये लिए क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और ये होता है 7। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 17। और प्रोटॉनों की संख्या कितना, इसमें प्रोटॉनों की भी संख्या 17 होगा, है ना। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है। देखो ये दे अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, देखो अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाए कितना, 18। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। ठीक है, तो देखो यहाँ पास क्या हुआ, एक का एक्स्ट्रा हो गया, अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉनों की, है ना, अधिकता हो गई ना इलेक्ट्रॉनों की, तो उसको भी कहाँ लिखोगे, यहाँ। लेकिन इस बार इसको क्या लिखोगे, इसको इस बार हम क्या लिखेंगे, माइनस। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है ना, तब उसको हम माइनस लिखते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल को समझाने का मतलब क्या था, इसमें ना कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। इसमें ऑब्जर्वेशन निकल के क्या आ रहा है, अवलोकन क्या निकल के आ रहा है इसमें, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ना, देखो यहाँ पास हानि हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। और यदि किसी वस्तु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये ऋणात्मक आवेश वाला बन जा रहा है। ठीक है, तो आवेश की संकलना किसके आधार पर दी जाती है, यहाँ पर बात किसका हो रहा है, कौन कम ज़्यादा हो रहा है, हाँ कौन कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर सब दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा हो रहा है ना, प्रोटॉन अपनी जगह पे है, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर कोई पूछ दे आवेश की संक्रमण किसके आधार पर दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। इस बात को यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनात्मक आवेश आता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक आवेश आता है। ठीक है, और यदि किसी या यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश
आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का लैंग्वेज ये है, आप इतना चीज़ें याद रख सकते हो कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ बस आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं हो सकता, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों क्यों क्यों। ठीक है, तो देखते हैं, है ना, कि क्यों ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही आवेश की संकल्पना दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो क्या दिक्कत है ना उसके साथ। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई किसी भी परमाणु अणु का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, है ना। ये हमारे पास एक है जो अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति है ना, उसका सब दिखाने के लिए बना लेते हैं डायग्राम। तो सबको पता है कि बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पास, है ना। अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है, उसके दो कारण हैं। ठीक है, दो कारण हैं। तो सीधा पहले कारण लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, है ना। लिखते हैं आवेश की संकल्पना आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती, नहीं नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। क्योंकि इसके दो रीज़न हैं, आप समझते हैं। क्योंकि इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल से दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स से, है ना, जुड़ा होता है, बंधा होता है। इसलिए उसका आदान प्रदान संभव नहीं है ना। इसीलिए क्या है, ये पहला रीज़न तो ये है कि आवेश का संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। दूसरा रीज़न क्या है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है, बहुत भारी होता है ना। इस वजह से आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। तो सिंपल सा दो रीजंस हैं, है ना। इसको लिख लो, पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल से प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा है। इसलिए उसका आदान प्रदान संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है।
गुना होता है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये रीज़न है, पता होना चाहिए कि किस क्यों नहीं रीज आती, तो है ना, सिंपल सा ये है तुम्हारा क्या रीज़न। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि आवेश, पहला तो जान लिया आवेश क्या होता है ना। आवेश का संकल्पना मतलब किस बेसिस पे दिया जाता है आवेश की संकल्पना, उसको देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है, पहले इसको हटाते हैं। आवेश का मात्रक, तो कक्षा 10 में पढ़े होंगे आप, क्या चैप्टर नंबर याद नहीं है लेकिन चैप्टर का नाम याद है, धारा करके। ये आवेश जैसे नहीं लग रहा है क्या, आवेश है ना, के मात्रक। ठीक है, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो 10वीं में एक धारा करके एक चैप्टर था, उसमें पढ़े होगे धारा का फार्मूला, है ना। तो धारा का सूत्र क्या है, धारा का सूत्र क्या है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ये फॉर्मूला सब पढ़े होंगे, आवेश बटे क्या, समय। ठीक है, इसको बोलते हैं आई बराबर क्या, क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला सब पढ़े हो। तो मेरे को यहाँ से आवेश चाहिए, आवेश का मात्रा चाहिए, तो क्या करूँगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आवेश यहाँ आ जाएगा, आवेश बराबर ही क्या हो जाएगा, धारा गुणित समय। धारा गुणित के क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहीं से इसके ऐसे मात्रक लिख दो, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, अब यहाँ पर देखो धारा है, तो धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। लिख लो यहाँ पर एम्पियर। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड, है ना। तो यहाँ पर निकल के क्या आया, एम्पियर गुणित सेकंड। तो ये क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया कूलम। कूलम, या हिंदी में बोले तो गुलाम। ये तो आवेश का मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक क्या हो गया, क्या निकल के आया, गुलाम। ठीक है, पूछा जाता है इसको, ध्यान रहना चाहिए। अब इसका सीजीएस मात्रक देखते हैं कि ये सही मात्रक ये हो गया। सीजीएस मात्रक क्या है आवेश का, सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक होता है आवेश का स्टेट गुलाम, स्टेट गुलाम, है ना, स्टेट गुलाम, इसका सीजीएस मात्रक है। और इसको प्यार से क्या बोल सकते हैं अपन, हम स्टेट गुलाम को और प्यार से बोल सकते हैं ई एस यू, है ना। ई एस यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। हिंदी में क्या, स्थिर वैद्युत इकाई। ये है इसका क्या, सीजीएस मात्रक। तो क्या दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं होगा, हमेशा ऐसा है, सीजीएस में तो हर में रिलेशन रहते हैं जितने भी राशि हैं, है ना। तो इसका भी होगा। तो क्या रिलेशन है इसका, तो इसका रिलेशन है 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम।
ये इसका रिलेशन है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू, अभी ये ESC वाले में है ना, तो 3 इंटू 10⁸ ESU भी लिख सकते हैं इसको, है ना, स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है। अब आपको जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आता है, आगे पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अब ये क्या है फैराडे, तो बताते हैं क्या है फैराडे, है ना। उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है लगभग ना 96500 कूलम। ठीक है, 1 फैराडे का मान इतना होता है। ठीक है, तो ये फैराडे क्या चीज़ है, अब इसको बताता हूँ। फैराडे का मतलब होता है 1 मोल। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इसको बोलते हैं क्या, 1 फैराडे। ठीक है, तो यूनिट्स में इतना आपको पता होना चाहिए। एक और मात्रक है, अन्य मात्रक में लिख लेते हैं ना, क्यों छोड़े उसको, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक एक और क्या है, EMU। EMU या इसे बोलते हैं एब कूलम, एब कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। इसका रिलेशन देख लेते हैं छोटा सा। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। ठीक है, और या इसको 1 कूलम इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/10 एब कूलम, ABC एब कूलम। ठीक है, तो ये है क्या तुम्हारा मात्रक। सबसे पहले क्या देखें, आवेश देखें, आवेश होता क्या चीज़ है। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देखें, है ना, उसका संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है आवेश का। उसके बाद हम देखें क्या, किसके यूनिट कौन कौन से हैं, है ना, आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं, ये चीज़ देखें। ठीक है, अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक सिलेबस का ही टॉपिक है, आवेश का क्वांटमीकरण। अच्छा, इसके अन्य मात्रक और भी है ना, छोटे छोटे मात्रक हैं जो किसमें काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आते हैं, IIT JEE और नीट्स वगैरह में। क्या उसको भी बता दिया जाए, चलो बता ही देते हैं, चलो उसको भी बता ही देते हैं, चाहे छोड़े। ठीक है, अन्य मात्रक में, ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, है ना, म्यू, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, मतलब क्या, 10⁻⁶। उसके बाद आता है क्या, मिली। मिली को क्या बोलते हैं, 11th क्लास में सीखोगे ये, 10⁻³ को मिली। उसके बाद आता है एन, एन फॉर नैनो, वो कार वाली नैनो नहीं, मात्रक है भाई ये, नैनो, 10⁻⁹ पी, पी फॉर क्या, पीको, पीको, पीको किसको बोलेंगे, 10⁻⁻12 को पीको। और एक होता है क्या, कि इसको तो सभी जानते हैं, है ना, कि मतलब क्या, किलो। ठीक है, किलो का मतलब क्या, 10⁻3। इसमें कंफ्यूज मत होना, 10⁻−3 है ये, है ना। अब इससे क्या बनेगा, इसका देखते, इसका क्या बनेगा यूनिट यहाँ, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइक्रोकुलाम
1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात 6 कूलाम। उसी प्रकार 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10 की घात 3 कूलाम। 1 माइक्रो नैनो कूलाम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 कूलाम, और 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 कूलाम। ठीक है, तो ये वाला यूनिट भी आपको याद रहना चाहिए। ये तो खैर अभी 12वीं में तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में जब IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व करो तो डाटा को कुछ किसी भी में दिया रहता है, इसको कन्वर्ट करना रहता है। माइक्रो कूलाम में दिया रहेगा या मिली में दिया रहेगा, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना रहता है। तो इतनी ऐसे आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? अरे यार, अगला टॉपिक हमारा क्या है? हमको लेना था न्यू स्लाइड, क्या क्या हो गया। ठीक है, चलो इसी में बनाते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, इसको बाद में देखें क्या? चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।